हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 दिनों में वर्कबिलिटी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्कबिलिटी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। वर्कबिलिटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्क की एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, कंक्रीट पर किसी भी संक्रिया को करने में जितनी आसानी से कोई संक्रिया हम कर सकते हैं वो उसकी वर्कबिलिटी होती है। वर्कबिलिटी कंक्रीट पर कार्य करने की इंटरनल माप होती है जिससे हम बिना सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के कंक्रीट को आसानी से बिछा सकें, उसका कंपैक्शन कर सकें। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी, तो वर्कबिलिटी को जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो मेनली वाटर कंटेंट, मिक्स प्रपोर्शन, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और यूज ऑफ एडमिक्सचर होता है। फ्रेंड्स, जो वर्कबिलिटी होता है वो वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट का मान बढ़ाते जाते हैं उसकी वर्कबिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है मिक्स प्रपोर्शन। यदि कंक्रीट मिक्स रिच मिक्स है तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए पर्याप्त मसाला होता है जिससे उसकी वर्कबिलिटी इम्प्रूव होती है, जबकि लीन मिक्स में एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो हाई होता है और उसमें लुब्रिकेशन के लिए पर्याप्त मसाला ना होने से उसकी वर्कबिलिटी कम होती है। साइज ऑफ एग्रीगेट, यदि एग्रीगेट का साइज बड़ा होता है तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, जिसमें के लुब्रिकेशन के लिए कम सीमेंट पेस्ट की आवश्यकता होती है। तो जो इस बड़े कण होते हैं पार्टिकल साइज, उनकी वर्कबिलिटी स्मॉल साइज पार्टिकल से अधिक होती है। नेक्स्ट है शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट भी वर्कबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। राउंडेड शेप की वर्कबिलिटी सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें वाइड्स राउंड सबसे कम होते हैं। राउंडेड शेप के एग्रीगेट में वाइड्स का मान 33% होता है। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का सरफेस टेक्सचर वर्कबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। यदि एग्रीगेट का जो सरफेस टेक्सचर है वो स्मूथ है तो उसकी वर्कबिलिटी अधिक होगी, जबकि रफ से सरफेस टेक्सचर वाले एग्रीगेट की वर्कबिलिटी कम होगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यदि कंक्रीट को बनाने के लिए ग्रेडेड एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है तो उसकी वर्कबिलिटी अधिक होती है। डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर के उपयोग से भी वर्कबिलिटी को सुधारा जाता है। इसमें के लिए उसमें प्लास्टिसाइज़र या सुपर प्लास्टिसाइज़र का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी को मेजर करने के लिए मेनली 5 टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, केली बाल टेस्ट और बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट किया जाता है। इन सभी टेस्ट के बारे में हम एक एक करके इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट को लेबोरेटरी और फील्ड दोनों जगहों पर किया जा सकता है। ये वेरी वेट और वेरी ड्राई कंक्रीट के लिए सूटेबल नहीं होती है। ये मीडियम वर्कबिलिटी की कंक्रीट के लिए सूटेबल होती है। यदि कंक्रीट में एग्रीगेट का साइज 38 mm से अधिक है तो वहाँ पे स्लम्प टेस्ट सूटेबल नहीं होता है। स्लम्प टेस्ट को करने के लिए जो अपार्टस शूज होता है इसमें एक कोनिकल जो कोन होता है उसका जो बॉटम डायामीटर होता है वो 20 सेंटीमीटर, टॉप डायामीटर
10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। और एक टेम्पिंग राड होता है जिसका डाया 16 mm और उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। ये जो अपार्टस होता है कुछ इस शेप का, इसमें हम कंक्रीट को 4 परतों में फिल करते हैं। एक परत में उसकी 1/4 हाइट तक कंक्रीट फिट करके उसकी टेम्पिंग राड से 25 बार कुटाई करते हैं। जब कंक्रीट इसमें फिल हो जाती है उसके बाद हम उसका मोल्ड, यहाँ कुछ इस तरीके से संरचना होती है जिसको पकड़ के हम मोल्ड को ऊपर खींचते हैं और उसमें आए स्लम्प को मेजर करते हैं। स्लम्प 3 कैटेगरी का, एक ट्रू स्लम्प होता है, सीयर और एक कोलैप्स होता है। ट्रू स्लम्प से हम वर्कबिलिटी को आसानी से मेजर कर सकते हैं, जबकि सीयर और कोलैप्स के केस में हम वर्कबिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यदि स्लम्प वैल्यू का मान 25 से 50 mm के बीच में है तो उसकी वर्कबिलिटी लो, 50 से 100 mm के बीच में है तो उसकी वर्कबिलिटी मीडियम और 100 से 150 mm के बीच में है तो उसकी वर्कबिलिटी हाई होती है। वेरी लो और वेरी हाई वर्कबिलिटी कंक्रीट के केस में स्लम्प टेस्ट प्रीफर नहीं किया जाता है। रिकमेंडेड स्लम्प्स ऑफ कंक्रीट। फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए स्लम्प का मान डिफरेंट होता है। रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कंक्रीट यूज किया जाता है उसका स्लम्प वैल्यू 20 से 40 mm के बीच में होना चाहिए। बीम और स्लैब के लिए स्लम्प वैल्यू 50 से 100 mm के बीच में होनी चाहिए, जबकि नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए 80 से 150 mm के बीच स्लम्प वैल्यू होना चाहिए। मास कंक्रीट के लिए जो स्लम्प वैल्यू होती है वो 25 से 50 mm के बीच में। कंक्रीट टू बी वाइब्रेटर 10 से 25 mm के बीच में स्लम्प वैल्यू होना चाहिए, और जिस कंक्रीट का वाइब्रेशन के थ्रू कंप्रेशन होना है उसका स्लम्प वैल्यू किसी भी केस में 50 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इम्परमिएबल वर्क के लिए जो स्लम्प वैल्यू होती है वो 75 से 120 mm होती है। नेक्स्ट टेस्ट है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लोअर केबल कंक्रीट के लिए भी यूजफुल होता है। ये टेस्ट के द्वारा हम पेवमेंट बनाने वाली कंक्रीट की वर्कबिलिटी को चेक करते हैं। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करने के लिए इसमें 2 हापर होते हैं और एक सिलेंडर होता है। जो ऊपरी सबसे हापर होता है उसका जो ऊपरी टॉप डाया होता है वो 25.4 सेंटीमीटर और बॉटम 12.7 सेंटीमीटर होता है। उसकी हाइट 27.9 सेंटीमीटर होती है। इसमें कंक्रीट को फिल करते हैं, नीचे एक प्लेट लगी होती है और प्लेट को जब निकालते हैं तो इसमें कंक्रीट दूसरे हापर में गिरती है, और सेम जब यहाँ से प्लेट को हटाते हैं तो कंक्रीट सबसे नीचे सिलेंडर में आकर गिरती है, और उससे सिलेंडर में आए हुए कंक्रीट का वेट करते हैं जो कि पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट का वेट होता है। और उसके बाद पुनः अलग से उसी सिलेंडर में हम कंक्रीट को वाइब्रेशन और कुटाई के थ्रू अच्छी तरह से कूट के भरते हैं और उसका वेट मेजर करते हैं जो फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट का वेट होता है। और वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट का जो रेशियो होता है उसे कंपैक्टिंग फैक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.78 है तो उसकी वर्कबिलिटी वेरी लो, 0.85 है तो उसकी वर्कबिलिटी लो, 0.92 है तो वर्कबिलिटी मीडियम होती है, जबकि यदि उस कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.95 हो तो उसकी वर्कबिलिटी हाई होती है। हाई वर्कबिलिटी कंक्रीट का उपयोग हाईली कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट में किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट कंक्रीट की वर्कबिलिटी को इनडायरेक्टली मेजर करता है। ये वेरी ड्राई कंक्रीट के लिए भी सूटेबल होता है। इसमें टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए स्लम्प टेस्ट करने के लिए जो
कोन होता है उसी सेम साइज का कोन बनाते हैं और उस कोन को एक सिलेंडर में रख कर वाइब्रेशन प्लेट होता है जिसको तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, और जब यह कोन सिलिंड्रिकल शेप को प्राप्त कर लेता है तो उस टाइम को मेजर कर लेते हैं और वह टाइम BB डिग्री कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट की वर्कबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। BB डिग्री जिसे हम सेकंड में मेजर करते हैं, यदि उसका मान 19 या उससे अधिक है तो कंक्रीट की वर्कबिलिटी एक्सट्रीमली लो होती है। 16 से 19 के बीच में है तो वेरी लो वर्कबिलिटी, 12 से 16 के बीच में लो वर्कबिलिटी, 6 से 12 के बीच में है तो मीडियम वर्कबिलिटी, 3 से 6 के बीच में है तो वर्केबल, और यह 0 से 3 सेकंड के बीच में है तो उसे हाई वर्केबल कंक्रीट की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है। इसमें जो कोन का साइज होता है उसकी जो टॉप डाया होता है वो 17 सेंटीमीटर, बॉटम डाया 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर होती है। इसको एक टेबल जिसका डाया 76 सेंटीमीटर होता है उस पर रखते हैं, और उसके बाद जो टेबल होता है इसको 12.5 mm ऊपर उठाते हैं, और उसके बाद सेम हाइट से नीचे गिराते हैं, और ये क्रिया 15 सेकंड में 15 बार करते हैं। और उसके बाद कंक्रीट उस टेबल पर फैल जाती है, और उस फैली हुई कंक्रीट का डाया मेजर करते हैं, 5 से 6 डायरेक्शन में मेजर कर लेते हैं। उसके बाद जो फ्लो परसेंट होता है वो स्प्रेड डाया इन सेंटीमीटर -25/25 × 100 होता है। जो इसकी रेंज होती है वो 0 से 150% तक हो सकती है। नेक्स्ट है केली-बाल टेस्ट। केली-बाल टेस्ट इन सिटू कंक्रीट की वर्कबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसमें 15 सेंटीमीटर डाया का एक हेमी स्फीयर होता है जिसका वेट 13.5 kg होता है। इसको कंक्रीट की सतह पर रखकर पेनिट्रेट कराया जाता है और पेनिट्रेशन से वर्कबिलिटी को मेजर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी महत्वपूर्ण डाटा वर्कबिलिटी से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे उसको इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।